नमस्कार दोस्तों, स्टडी बैटल के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में जैसा कि आपको पता होगा, जो सामाजिक अध्ययन है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का, स्पेशली जो सामाजिक अध्ययन पेपर है, उसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं या वो एमसीक्यूज जो पिछले किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो चाहे 2016 हो, 17 में मैंने पहले बताया था 2 बार एग्जाम हुआ था, पेपर दोबारा हुआ था, और 18 का एग्जाम। ओके, सो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हमने डिस्कस किए हैं, और आज हम उसी में जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करेंगे। ओके, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि आप इनको केवल डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्पेशल लिखा हुआ, इस वजह से आप विशेष के तौर पे इसको मत लीजिए। क्वेश्चन जो है वो जनरल स्टडीज के पेपर में भी हमेशा इसी तरह के ही आते हैं, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हैं, वो चाहे यूपी का कोई एग्जाम हो या अदर स्टेट का कोई पीसीएस का एग्जाम हो, आपका आरओ का एग्जाम हो, एआरओ का हो, हाई कोर्ट के आरओ एआरओ का एग्जाम हो, या किसी भी ग्रुप लेवल का, ग्रुप बी, ग्रुप सी या एसएससी का एग्जाम हो, सो जितने भी वनडे लेवल के एग्जाम है उन सब में इसी तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो आप इस हिसाब से करिए कि आप अगर जनरल स्टडीज में कभी कभी आ जाता है या जीएस के पेपर में कभी आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे भी आप कर लो इसको। ओके, सो ये जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम आज डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित है। अब ये तो पहले यहीं पे देखिए 2 क्वेश्चन आ गए, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि बाबरनामा किसने लिखी है। तो आपको यही पता होना चाहिए कि बाबर ने लिखी हुई है। अब चूंकि बाबर ने बाबरनामा लिखी है तो ऑब्वियसली वो एक आत्मकथा होगी। सो अपने मतलब अपने द्वारा अपने लाइफ के बारे में, अपने जीवन के बारे में लिखी गई जो कथा है, जो लिखी गई स्टोरी है, उसको हम ऑटोबायोग्राफी इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में उसको हम आत्मकथा कहते हैं। ओके, सो दोनों चीज आप याद रखिएगा, बाबरनामा आत्मकथा है और किसने लिखी है? बाबर ने। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। कन्नौज के युद्ध में, अब ये भी यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन फिर आ गए। कन्नौज के युद्ध में कौन पराजित हुआ? ओके, कन्नौज के युद्ध में पराजित कौन हुआ? हुमायूं पराजित हुआ। और क्यों पराजित हुआ? अब इसमें ऑप्शन तो आपका देखिए दिया हुआ है कि बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोप खाना व्यर्थ सिद्ध हुआ। अब बरसात हो जाने के कारण जो तोपें थी वो काम नहीं करी, इस वजह से हुमायूं की हार हुई। लेकिन आप ऑप्शन दे दिए गए और आपका कंफ्यूजन में आ गए या आपने नहीं पढ़ा हुआ है ढंग से, तो हो सकता है आप ना कर पाओ। सो ऑप्शंस और देखिए इसमें क्या दिए हैं। सेना का अधिक शक्तिशाली थी। ओके, हुमायूं की सेना में बगावत, हुमायूं की सेना ने जो है वो बगावत कर दी। हुमायूं की युद्ध करने की पद्धति अच्छी नहीं थी। तो शेरशाह की सेना ने शक्तिशाली थी, शेरशाह की सेना जो थी वो शक्तिशाली थी, अधिक शक्तिशाली थी, सेना में बगावत करने की पद्धत अच्छी नहीं थी। तो आप कंफ्यूजन में आकर के गलत टिक करके आओगे। आपने एक बार रिवाइज किया हुआ है, अच्छे से पढ़ के रिवाइज लिया है, तो आप कोई भी इसमें किसी तरह का मोल्ड करके दे दे, आपने पढ़ लिया है। क्योंकि कि जो बरसात की वजह से, बारिश की वजह से जो तोपखाना कहा कि के बाद ये शब्द शेरशाह ने कहे थे। ओके, करवा इबादत खाना मतलब पूजा प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम होता है, जो पूजा प्रतिष्ठा जो करते हैं लोग उस टाइम पे, तो उसके लिए इबादत खाना का निर्माण करवाया गया था। वो करवाया किसने था? अकबर ने। एक वीडियो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक वीडियो हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे जिसमें आपके जो आपने देखा होगा मध्यकालीन भारत का जो मिडिवल टाइम का हिस्ट्री है उसमें कई सारे उर्दू है, क्योंकि उस टाइम की जो भाषा थी वो तुर्की थी। ओके, आपकी
फारसी थी, ज्यादातर तुर्की भाषा के सब तुर्की साम्राज्य के लोग आए थे, तुर्की से आए थे, तो इस वजह से तुर्की भाषा ज्यादा प्रचलित थी उस टाइम पे। कहीं कहीं फारसी भाषा भी मिलती है, उर्दू का भी जिक्र मिलता है। तो उस टाइम के जितने भी आप टर्म्स देखेंगे वो सब इन्हीं भाषाओं के, विदेशी भाषाओं से प्रेरित थे। सो आपको इसका मतलब नहीं पता होता है। जनरली आप उसको अगर हिंदी में जान लोगे तो वो आसान हो जाता है, लेकिन चूंकि आपको उसका मतलब पता नहीं होता, इस वजह से वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ओके, सो एक वीडियो में ऐसा डिस्कस करेंगे जिसमें मध्यकालीन भारत के जो विशेष टर्म्स हैं, स्पेशल टर्म्स जो कि तुर्की से, फ्रांसीसी भाषा से या उर्दू भाषा से लिए गए थे, सो उनको डिस्कस करेंगे, जिससे आप अगर उससे आप कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे इबादत खाना का अर्थ क्या है। ओके, इस तरह के जितने भी फारसी या विदेशी टर्म्स हैं, तुर्की शब्द हैं, उनका मतलब करेंगे। ओके, सो इबादत खाना का निर्माण करवाया था अकबर ने। मराठों का सर्वाधिक उत्थान किसके काल में हुआ? सो मराठों का जो सबसे सर्वाधिक उत्थान हुआ वो शिवाजी के काल में हुआ था। ओके, ये आप याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन में संभाजी है, साहू जी है, शाह जी है, बट शिवाजी के शासन काल में जो मराठों का विकास, जो उत्थान है, वो सबसे ज्यादा हुआ। नीति का संबंध है, देखिए जो विलय नीति है, अगर आप आधुनिक भारत की शुरुआत करी होगी, आधुनिक भारत जब हम शुरुआत करते हैं पढ़ना, तो उसमें सबसे पहले हम जो गवर्नर जनरल है उनके बारे में पढ़ते हैं। सो उसी में गवर्नर जनरल के बारे में देखिए, इसमें गवर्नर जनरल केवल एक ही है, डलहौजी, जो गवर्नर जनरल है। बाकी नाना साहब, टीपू सुल्तान, हैदर अली, ये सब आपके मिडिवल के हैं। ओके, सॉरी, आधुनिक के ही हैं ये सब, लेकिन जो गवर्नर जनरल हैं या गवर्नर हैं या वायसराय हैं, इसमें कई तरह के पद हैं, तो उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो राज्य की विलय नीति था, विलय नीति का जो संबंध है वो डलहौजी था, डलहौजी से है। सो राज्य को विलय कर लेते थे, जहां ऐसा सुनने आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति जो थी वो बहुत फेमस हुई थी उस टाइम पे, क्योंकि ये करते थे कि जैसे किसी कोई साम्राज्य हुआ, उस साम्राज्य में अगर उस जैसे कोई राजा हुआ, अगर उसकी कोई अपनी संतान नहीं है, तो और मान लीजिए उसने चूंकि अपनी संतान नहीं है, तो आगे अपने शासनकाल को बढ़ाने के लिए वो किसी और के पुत्र को गोद, पुत्र या पुत्री को गोद लेते थे। तो विलय नीति का डलहौजी ने क्या किया कि अगर कोई ऐसा शासक है जिसकी खुद की अपनी संतान नहीं है, तो वो किसी और की संतान को गोद नहीं ले सकता था। अगर वो गोद ले लेगा, तो डलहौजी ने क्या किया कि उसके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में विलय कर लिया। ओके, तो ये विलय नीति है जिनके, अब देखिए इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो रानी लक्ष्मीबाई का देखिए। रानी लक्ष्मीबाई का जो बेटा था या उस टाइम पे, तो वो दत्तक पुत्र था। तो दत्तक पुत्र की वजह से ही उसको, उनका जो शासन काल है वो विलय हो गया, उसी वजह से युद्ध हुआ। ओके, तो ये एक एग्जांपल है केवल। ओके, तो जो विलय नीति का संबंध है वो डलहौजी से है। ओके, संसद से तात्पर्य क्या है? संसद जब हम कहते हैं संसद से तात्पर्य, तो उसमें कौन कौन से क्या क्या चीज शामिल हो जाती है, कौन कौन से जो सभाएं हैं वो शामिल होती हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। सो लोकसभा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लोकसभा मतलब निम्न सदन, राज्यसभा मतलब उच्च सदन, और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर पार्लियामेंट या संसद का निर्माण होता है। ओके, आपको कंफ्यूज करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा का ही नाम देगा, लेकिन आप राष्ट्रपति को भी इंक्लूड करिए कि लोकसभा एलएस, राज्यसभा आरएस प्लस प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिलकर संसद का निर्माण होता है। ओके, राज्य का नहीं, बाकी
का प्रथम नागरिक, जो देश का प्रेसिडेंट है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। ओके, पुरुष नागरिक होता है, और जो उनकी पत्नी होती है वो प्रथम महिला नागरिक होती है। सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है। सर्दियों में जो अंटार्कटिका है वहां पे 24 घंटे अंधेरा रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, 24 घंटे अंधेरा ही रहता है। गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ कौन सा होता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पता भी होना चाहिए आपको कि आप जैसे होली का टाइम आने वाला है, तो होली के टाइम में जो अबीर गुलाल ये सब आप लोग खेलते हैं, उसमें देखिए जो अभ्रक होता है, अभ्रक हम इंग्लिश में माइका कहते हैं। माइका को अगर आपने देखा हो तो उसके बहुत छोटे छोटे फ्लैक्स होते हैं। फ्लैक्स मतलब टुकड़े बहुत छोटे छोटे होते हैं, और वो हल्का सा साइनी कलर लिए रहते हैं, वो हल्का सा चमकीले पदार्थ होते हैं। सो अबीर और गुलाब में, अबीर गुलाल में जितने भी आप जो चमकीले पदार्थ देखते हैं वो अभ्रक के कण होते हैं, और अभ्रक के कण जो होते हैं वो शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। आपके घर में अगर आप घरों के ऊपर जो आंगन होता है, आंगन में जो टीन लगाई जाती है उसको ढकने के लिए, वो देखिए कभी कभी माइका की सीट आती है, माइका सीट जिसको हम कहते हैं। सो उसमें भी यही अभ्रक ही होता है माइका सीट में। सो वो आपके अगर वो हार्ट में पहुंच गया ना तो बहुत दिक्कत करता है। ओके, सो अबीर गुलाल खेलने से इसीलिए मना किया जाता है कि बहुत ज्यादा नहीं खेलना चाहिए, और किसी के चेहरे पे, आंखों में या मुंह में, जैसे पूरे मुंह पे लगा देते हैं, तो वो अगर इन केस अगर वो लगाते वक्त अगर उसने सांस ले ली तो कितना सारा उसके अबीर गुलाल उसके अंदर फेफड़ों में चला जाएगा। सो ये बहुत नुकसानदायक होता है। ओके, सो अब यहाँ पे क्वेश्चन तो था कि हल्का रंगीन पदार्थ होता है वो अभ्रक होता है। ओके, अब हल्का रंगीन है तो वो हल्का सा गुलाबी हो सकता है, हल्का सा पीलापन लिए हो सकता है। ओके, कर्नाटक में कैगा स्थित है। कर्नाटक में कैगा में स्थित है। अब देखिए कैगा में है क्या, पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको कि ये एटॉमिक एनर्जी प्रोडक्टिविटी सेंटर है, मतलब जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, ये कहाँ उपस्थित, कर्नाटक में कहाँ है? कैगा में। ओके, अब क्वेश्चन इसमें और भी कंफ्यूजन के लिए आपको दे सकता है, विद्युत उत्पादन केंद्र दे सकता है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तो है ही। ओके, सो आप याद रखिएगा। भारत में डाक प्रणाली आरंभ हुई थी। डाक प्रणाली जो प्रारंभ हुई थी वो 1866 में प्रारंभ हुई थी। अब ये देखिए पिछले वीडियो में बताया था कि जो सन वाले क्वेश्चन है वो तो आपको किसी न किसी ट्रिक से याद करने ही पड़ेंगे। ओके, क्योंकि सन वाले क्वेश्चन अगर आप 15 क्वेश्चन आएंगे तो 15 में से मान के चलिएगा 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको 2 क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे सन वाले, और मैक्सिमम जो है 3 से 4 क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। ओके, 5 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें हिस्ट्री भी है, आपका जियोग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, ओके, आपका इकोनॉमिक्स भी है। सो 4 चीजों को मिला के सामाजिक अध्ययन का सिलेबस बना हुआ है। सो सन वाले क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे। ओके, सो आप चाहे इनको याद करके, लिख के याद करिए या कैसे भी याद करिए, ट्रिक से याद करिए, आपको याद करना ही पड़ेगा। इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले www का विस्तृत रूप क्या है? ये तो आपने पढ़ा ही होगा कंप्यूटर में भी, वर्ल्ड वाइड फॉर्म है। रेंज कहते हैं, रेंज किसे कहते हैं? वो पर्वतों की श्रेणी जो होती है उसको हम रेंज कहते हैं। ओके, अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार कौन थे? ये भी आपने पता, अकबर के जो 9 रत्न हैं उसमें तानसेन थे, वो सबसे प्रमुख संगीतकार थे। ओके, पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? अब देखिए यहाँ पे दिया नहीं कि पानीपत का कौन सा युद्ध पूछ रहा है वो। सो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, द्वितीय युद्ध है, 3 युद्ध है। प्रथम मतलब पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए। अब इसमें पानीपत का युद्ध कह रहा है, तो पानीपत का युद्ध देखिए आपको पहला, दूसरा, तीसरा जब पता होगा तभी आप कर पाओगे। सो पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा पूछ रहा है ये तो इसमें दिया नहीं है, लेकिन बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है वो पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। पहला युद्ध जो है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ओके, तीसरा युद्ध जो मुझे याद आ रहा है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। एक राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, राणा सांगा के बीच हुआ था युद्ध। ओके,
सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच युद्ध कहां पे लड़ा गया? अब देखिए सबसे फेमस क्वेश्चन है यहाँ पे, सिराजुद्दौला तथा लॉर्ड क्लाइव के बीच युद्ध लड़ा गया, वो प्लासी के युद्ध में लड़ा गया। देखिए दो युद्ध हैं बहुत फेमस है, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ओके, सो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ा गया। ओके, बक्सर का युद्ध भी बहुत फेमस है, एक 1757 में लड़ा गया था और एक 1764 में लड़ा गया था। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि कौन सा पहले लड़ा गया था, बट एक 1757 में है और एक 1764 में है। ओके, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया? जो सहायक संधि जिसको हम कहते हैं अलायंस सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम का प्रयोग जो है, इंग्लिश में हम सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम कहते हैं, उस सहायक संधि प्रणाली का उपयोग जो है वो लॉर्ड वेलेजली ने किया था। ओके, देखिए दो प्रणालियां हैं, एक तो है राज्य की विलय नीति जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी। सो राज्य की विलय नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने शुरुआत करी थी, लेकिन जो सहायक संधि प्रणाली है वो लॉर्ड वेलेजली द्वारा शुरुआत करी गई थी। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध गिर वन जो है वो गुजरात में है। ओके, जो एशियाई शेरों के लिए फेमस है, गिर अभयारण्य जो वो, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो गिर अभयारण्य है, गिर वन भी इनको हम कहते हैं, तो वो गुजरात में स्थित है। और किन पशुओं किन के लिए फेमस है? तो वो एशियाई शेरों के लिए फेमस है। ओके, रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? सो रबड़ जो है वो सदाबहार वन, सदाबहार वन, देखिए रबड़ आपका जो मिलता है वो केरला में, कर्नाटक में, केरला में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। ओके, सो सदाबहार वन जो है वहां पे उनमें रबड़ मिलता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन आपको पता होगा, जो उत्तराखंड से शुरुआत हुई थी इसकी। सो वो वनों के संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन की शुरुआत करी गई थी। ओके, सो वनों की अत्यधिक कटाई, वनों का अत्यधिक विनाश होने के वजह से जब शुरुआत हुई थी इसकी, तो लोग क्या करते थे, चिपको आंदोलन का मतलब ये हुआ कि लोग कोई पेड़ को काटने न पाए, इस वजह से पेड़ों से चिपक जाते थे। ओके, ये चिपक जाएंगे तो कोई काटने नहीं पाएगा, इस वजह से ही उसको चिपको आंदोलन कहते हैं। ओके, सो ये आपको पता होगा कि वनों की रक्षा है, तो ये शुरुआत हुई थी इसकी। वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, एक होता है मनी बिल, एक होता है सिंपल बिल, जिसको हम कहते हैं साधारण बिल और वित्त मनी बिल। मनी बिल को हम वित्त विधेयक कहते हैं। तो वित्त विधेयक या मनी बिल हमेशा याद रखिएगा, वित्त मनी बिल हमेशा और हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता है। ओके, तो मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में। केंद्र सूची का विषय नहीं है। जो सेंटर, देखिए 3 तरह की सूची है, सेंटर लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है, जिसको हम केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कहते हैं। ओके, सो केंद्रीय सूची का विषय पूछ रहा है इसमें। देखिए शिक्षा है, बैंक है, रेलवे है, विदेशी मामले हैं। सो रेलवे तो वैसे भी सेंट्रलाइज्ड है, केंद्रीय सूची का विषय आपको पता होगा। बैंक भी सेंट्रलाइज्ड है। विदेशी मामले जो है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो भी आपका सेंट्रल का मामला है। शिक्षा जो है वो केंद्र सूची का विषय नहीं, वो राज्य सूची का विषय है। ओके, राज्य इस पर डिसीजन लेता है कि शिक्षा किसी प्रदेश में या किसी केंद्र शासित प्रदेश तो सेंटर के अंडर आ जाएगा, बट किसी राज्य का जो विषय है वो शिक्षा है। ओके, राज्यसभा सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज जो है वो 30 चाहिए। और पिछले में हमने लोकसभा का डिस्कस किया, लोकसभा के लिए कितनी एज होनी चाहिए, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। राज्यसभा, देखिए मैं याद करने की ट्रिक बता देता हूं, जैसे मैंने याद किया हुआ है। देखिए राज्यसभा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि राज्यसभा जो है वो अपर सदन है, तो राज्यसभा उच्च सदन है, इस वजह से आपको उसके लिए उम्र भी ज्यादा चाहिए। और लोकसभा चूंकि निम्न सदन है, इसके लिए उसके लिए निम्न उम्र चाहिए, मतलब उम्र आपकी ज्यादा कम भी हो सकती है। सो लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। सो अगर आप इस ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हो तो ट्रिक के माध्यम से याद कर लो, या अगर आप सकते हो तो पढ़ लो फिर। ओके, वैसे भी आप कर सकते हो। भारत ने अपनी मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश से ली है?
देखिए भारतीय संविधान के स्रोत हैं, एक टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से ली गई हैं, जैसे मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं जिनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं। सो उसी तरह क्वेश्चन है कि भारत ने अपनी मंत्रिमंडलीय प्रणाली जो कैबिनेट सिस्टम है वो किस देश से ली है। सो कैबिनेट सिस्टम जो है वो भारत ने के संविधान से ली है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? देखिए लोकसभा में तो लोकसभा का स्पीकर होता है, लोकसभा का जो सभापति होता है उसको भी स्पीकर कहते हैं, और उन्हीं का डिप्टी जो है वो डिप्टी स्पीकर कहलाता है। लेकिन राज्यसभा का जो सभापति है वो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, और लोकसभा में तो स्पीकर अपॉइंट ही होते हैं। थर्ड डेजर्ट आपको पता है वो इंडिया में है, दक्षिणी अमेरिका में नहीं, इंडिया में है। ओके, सो ये कुछ और क्वेश्चन हुए इतिहास के, इसमें देखिए सब मिसलेनियस टाइप है, इतिहास के, भूगोल के, पॉलिटी के, अर्थशास्त्र सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, सो एक वीडियो और इसमें रहेगा, अभी तीसरा वीडियो, उसको भी हम जल्दी ही डिस्कस कर लेंगे। ओके, धन्यवाद।